वेलकम बैक। सो वी वर डिस्कसिंग फंक्शंस इन डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और डार्ट लैंग्वेज में जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का पोर्शन है उसकी ये लास्ट सेगमेंट है, लास्ट ट्यूटोरियल है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके बाद फिर हम मूव करेंगे एक्सेप्शंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। तो डार्ट फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो हमें बाज़ औक़ात फंक्शंस को इक्वलिटी के लिए टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात हम फंक्शंस को कुछ ऑब्जेक्ट्स को असाइन कर रहे होते हैं। तो जब कोई फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट को असाइन किया जाता है तो इक्वलिटी कहाँ पे मैटर करती है और किस किस सिनेरियो में हमें ये देखना ज़रूरी है कि कोई फंक्शन अगर हम कंपेयर करें किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो उसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस हवाले से दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक टॉप लेवल फंक्शन को कंपेयर करके देखेंगे, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट में उसकी वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टॉप लेवल फंक्शन बेसिकली क्या है, जैसे हम ग्लोबल स्कोप में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, ऐसे ग्लोबल स्कोप में हम फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं, जो जब फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो इसकी एग्जांपल हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका हम नाम यहाँ पे रखेंगे टॉप लेवल फंक्शन। इसका नाम भी हम यही रख देते हैं ताकि हमें ये भी याद रहे। टॉप लेवल फंक्शन बेसिकली है, जैसे ये मेन है, मेन फंक्शन, तो ये इससे ऊपर कोई स्कोप नहीं है, यानी ये किसी और फंक्शन का हिस्सा नहीं है। तो ये टॉप लेवल फंक्शन है मेन। इसी तरह से जैसे मेन से बाहर आप जो भी कोई इस सिनेरियो में अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो टॉप लेवल फंक्शन कहलाएगा। नेम आप कुछ भी रखें, अभी हम इसका नाम वैसे ही टॉप लेवल फंक्शन रख रहे हैं। तो पैरेंथेसिस आ देंगी, उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे जो कि इसके कोड ब्लॉक को इंडिकेट करेंगे। फिलहाल हम इसमें डिफाइन कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हमने सिर्फ टेस्ट करना है इसको इक्वलिटी के लिए। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है टॉप लेवल फंक्शन की। इसके बाद हम मूव करते हैं मेन फंक्शन की तरफ। टॉप लेवल फंक्शन को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन टाइप का। तो फंक्शन टाइप का जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इस फंक्शन टाइप ऑब्जेक्ट की खास बात ये होती है कि आप इसमें सिर्फ फंक्शन स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक डाटा टाइप के तौर पे डील करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक्स में 4 स्टोर करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। या अगर मैं इसमें 5.2 जो कि एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है जिसके लिए हम डबल डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो भी मुझे एरर देगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ करता हूँ तो उस सूरत में भी यहाँ पे ये मुझे एरर देगा। तो इसका सिर्फ एक ही हल है और वो ये है कि क्योंकि हमने इसको बाउंड कर दिया है कि ये एक फंक्शन का ऑब्जेक्ट है तो इसमें हम फंक्शन ही पास कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन ऑब्जेक्ट है एक्स, यहाँ पे आपको साइड पे शो भी कर रहा है, रन टाइम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है फंक्शन टाइप का। तो इसमें हम स्टोर करेंगे ये वाला फंक्शन, दैट इज़ टॉप लेवल फंक्शन। यहाँ पे हम इस फंक्शन को स्टोर करते हैं, टॉप लेवल फंक्शन लिखेंगे। अच्छा, क्योंकि ये फंक्शन ऑब्जेक्ट है इसलिए हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, सेमीकोलन लिखेंगे तो वो बेसिकली वो जो फंक्शन है वो डायरेक्टली इसमें स्टोर हो जाएगा, जस्ट लाइक कोई भी जैसे वैल्यू स्टोर होती है। तो अब हम यहाँ पे अगर हमने ये चेक करना हो कि क्या एक्स में ये जो हमने टॉप लेवल फंक्शन स्टोर कर दिया है, तो अगर हम इक्वलिटी पे इसको कंपेयर करके देखें तो ये उसके कंपैरिजन पे पूरा उतर भी रहा है या नहीं उतर रहा। तो उसका बेस्ट वे क्या है डिबगिंग के लिए? डिबगिंग के लिए बेस्ट टाइम जो वे है हमारे पास वो है असर्शन। तो हम असर्ट मेथड के ज़रिए चेक करेंगे। असर्ट मेथड हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो सेगमेंट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें ताकि आप समझ सकें स्टेटमेंट क्या काम करती है। तो असर्ट में बेसिकली हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या टॉप लेवल फंक्शन जो है वो इक्वल है एक्स के। सॉरी, यहाँ पे क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, असर्ट में कंडीशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं आएगा बल्कि इक्वलिटी ऑपरेटर यूज़ करेंगे विच इज़ डबल इक्वल टू साइन। यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करेंगे। अब अगर तो ये इक्वल है तो उस सूरत में हमें ये किसी किस्म की कोई असर्शन मैसेज नहीं देगा, तो असर्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। रन करते हैं तो आप देखेंगे कि कंसोल में हमारे पास किसी किस्म की कोई आउटपुट नहीं आई। इसका मतलब कि टॉप लेवल फंक्शन और जो एक्स में जो हमने उसको स्टोर किया तो बोथ आर इक्वल। तो इक्वलिटी ऑपरेटर के जरिए हमने इसे चेक कर लिया। दूसरी सूरत में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टॉप लेवल फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, उस सूरत में अगर मैं रन करूँगा तो मुझे ये असर्शन फेल्ड का एरर देगा। तो ये देखें असर्शन फेल्ड का एरर इसने दिया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये नॉट इक्वल नहीं है बल्कि इक्वल है। अगर हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे फिर ये हमें असर्शन फेल्ड का एरर नहीं आएगा। तो ये है
इक्वालिटी के सिनेरियो में हमने कंपैरिजन करके देखा है कि हम किसी टॉप लेवल फंक्शन को किसी फंक्शन ऑब्जेक्ट में किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, बाद में वो उसी के इक्वल हो जाते हैं। आगे चलते हैं, जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें हम किसी स्टैटिक फंक्शन के अगेंस्ट हम ये चेक करके देखेंगे और फिर उसे कंपेयर करके देखेंगे कि इक्वालिटी फंक्शन उसके लिए किस तरह से काम करता है। उसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर करने जा रहे हैं। क्लास के हवाले से आपने यहाँ से जो सेगमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस ट्यूटोरियल में, अगर आपको क्लास की कोई क्लासेस से रेलिवेंट कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई कॉन्सेप्ट, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके बाद एक्सेप्शन डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, और उसके बाद हम फिर डायरेक्टली मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ, जिसमें हम क्लासेस को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्लास अभी अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल हमने क्लास डिक्लेयर की है, क्लास ए। उसका ये तरीका कर होता है, क्लास लिखते हैं, नेम लिखते हैं, और करली ब्रेसेस में उसका कोड ब्लॉक होता है, और इन करली ब्रेसेस में हम वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं और फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक मेन फंक्शन। बाकी जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम क्लासेस की बात करेंगे। तो ये हमने एक क्लास ए डिफाइन की, इसमें हम एक फंक्शन रख रहे हैं स्टैटिक फंक्शन, उसका नाम भी हम स्टैटिक ही रख देते हैं, स्टैटिक स्टैटिक फंक लिख देते हैं या फंक्शन पूरा लिख देते हैं, और इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, और अगेन कर्ली ब्रेसेस खाली रहने देते हैं क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं करवानी, हमने सिर्फ इक्वालिटी चेक करनी है। अच्छा, इस स्टैटिक फंक्शन को यहाँ पे कंपेयर करने के लिए मैं भी यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि एक और ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ फंक्शन टाइप का, जिसका नाम हम रख लेते हैं y, और y में स्टोर करते हैं। अब जब मैंने अगर इसमें ये वाला स्टैटिक फंक्शन स्टोर करवाना है, स्टैटिक फंक्शन के साथ हम ये स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो ये स्टैटिक फंक्शन क्योंकि इस क्लास में मौजूद है तो मुझे इस क्लास का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a डॉट, इस फंक्शन का नाम लिखूँगा स्टैटिक फंक्शन, और उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। अच्छा, अगेन क्योंकि ये फंक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट है तो इस वजह से हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये उसमें इसने स्टोर कर लिया। अब अगेन हम असर्शन के थ्रू, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो हमने y में a डॉट स्टैटिक फंक्शन इसमें स्टोर कर लिया है, तो क्या फंक्शन ऑब्जेक्ट y और स्टैटिक फंक्शन ये दोनों इक्वल हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वंस अगेन हम असर्शन के ज़रिए इसको चेक करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ स्टैटिक फंक्शन इज इक्वल टू डबल इक्वल टू y, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम इसका रेफरेंस देंगे विच इज़ a डॉट स्टैटिक फंक्शन। तो अब हम इसको रन करेंगे। अगर हमें किसी किस्म के यहाँ पे असर्शन फील्ड का एरर नहीं देता तो इसका मतलब कि a डॉट स्टैटिक फंक्शन और y ये इक्वल हैं। तो ये इक्वलिटी के अगेंस्ट हमने टेस्टिंग कर लिया एक स्टैटिक मेथड को। इसकी मजीद अगर आपने एग्जांपल देखनी हो, अब देखें a डॉट स्टैटिक फंक्शन हमने y के इक्वल लिखा है, x के इक्वल तो नहीं लिखा। तो अगर यहाँ पे हम x लिखेंगे कि क्या a डॉट स्टैटिक फंक्शन और x जो है ये दोनों इक्वल हैं, तो उस सूरत में आप देखेंगे कि ये हमें असर्शन फील्ड का एरर देगा आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इस तरह से हमने एक स्टैटिक फंक्शन को भी इक्वालिटी के अगेंस्ट टेस्टिंग करके देख लिया। आगे चलते हैं, हम इंस्टेंस मेथड को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं इक्वालिटी के लिए। तो इसी क्लास में हम आते हैं क्लास ए में, और क्लास ए में आके यहाँ पे एक और हम मेथड डिक्लेयर करते हैं, और उस मेथड का हम नाम रख देते हैं void इंस्टेंस मेथड, कुछ भी नाम रख सकते हैं, इंस्टेंस फंक्शन रख सकते हैं नाम। उसके बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि इसमें इसको डिफाइन करेंगे। तो हम इसमें कुछ भी कोड ब्लॉक नहीं लिख रहे क्योंकि हमने सिर्फ कंपेयर करके देखनी है चीज़ें। तो कंपेयरिंग इंस्टेंस मेथड्स में जब हम वापस आएंगे तो मेन फंक्शन से यहाँ पे हम ये करने जा रहे हैं, मेन फंक्शन से हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी है। अब जब इंस्टेंस की बात आती है तो उस हवाले से दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेता हूँ, वेरिएबल m इज़ इक्वल टू a, और आगे मैं पैरेंथेसिस लिख के सेमीकोलन लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है कि अब ये a देखें, a के आगे तो कोई पैरेंथेसिस नहीं है, फंक्शन नहीं है, लेकिन जो क्लास होती है तो उसके अगेंस्ट जब हम इस तरह से पैरेंथेसिस वगैरह लिखते हैं तो उसका एक इंस्टेंस क्रिएट होता है, और अगर कोई कंस्ट्रक्टर हो तो वो भी एग्जीक्यूट होता है। बहरहाल ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। और दूसरा है वेरिएबल n इज़ इक्वल टू a, ठीक है। ये दो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए।
तो अब होगा ये कि क्लास ए के दो इंस्टेंसेस बन चुके हैं। एक इंस्टेंस है जो एम को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा एन को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं एजर्शन कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टू, तो इसको आपने थोड़ा समझ लें। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करके देखूँ कि क्या एम और एन ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो उस सूरत में ये एजर्शन फेल्ड का एरर देगा। हालांकि दोनों के अगेंस्ट मैंने एक का ही इंस्टेंस क्रिएट किया है। एक और तरह से इसको समझ लें, हम जिस वेरिएबल के अगेंस्ट इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उसी वेरिएबल के अगेंस्ट उस वेरिएबल के रेफरेंस से बाद में हम उसका मेथड भी या फंक्शन कॉल कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे कि इसको किस तरह एक्सेस करते हैं। अब ये सिंपल समझ लें कि एम को क्योंकि हमने ए से रेफरेंस दिया तो ए में इंस्टेंस मेथड मौजूद है, तो हम एम डॉट इंस्टेंस मेथड के ज़रिए भी हम इंस्टेंस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, और एन डॉट इंस्टेंस मेथड के ज़रिए भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करनी पड़ेंगी। और इसके अगेंस्ट जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक दो मिस्टेक्स और की हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा देखना है। ये रिमूव करेंगे हम यहाँ से, और इसके अलावा हमें यहाँ पे वेरिएबल m इज़ इक्वल टू n, तो इन दोनों इंस्टेंसेस के अगेंस्ट ये अलग अलग जा रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें ये समझना है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a डॉट इंस्टेंस मेथड, हम इसकी स्पेलिंग ठीक लिख रहे हैं बिल्कुल। अभी हमें ये देखना है कि हम इसमें, चलें जी, एक छोटी सी गलती बाज़ का बड़े मसाइल पैदा कर देती है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक हमने की है। क्लास ए में जब हमने इंस्टेंस मेथड लिखा है तो यहाँ पे एन मिस कर दिए। अब आप देखेंगे तो उम्मीद है कि एरर नहीं आएगा। तो अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एरर्स तो नहीं आएंगे, लेकिन असर्शन जो है वो इसकी फेल्ड हो जाएगी। ये असर्शन फेल्ड क्यों हो रही है जबकि दोनों सूरत में हमने ए के थ्रू ही इसको एक्सेस कर रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि अगर एक क्लास ए है तो उसमें हमने सबसे पहले जब हमने ये क्रिएट लिखा m इज़ इक्वल टू ए, तो m के अगेंस्ट a का एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ। तो सिंपल अगर हम इसको समझें तो हुआ ये कि जो आपका वेरिएबल m था, जब हमने वहाँ पे लिखा वेरिएबल m के अगेंस्ट जब हमने लिखा a, तो जो इस क्लास का एक तो इंस्टेंस क्रिएट हो गया, दूसरा फिर हमने क्या लिखा, वेरिएबल n के अगेंस्ट भी हमने इसी तरह से लिखा वेरिएबल n इज इक्वल टू a। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो उसके अगेंस्ट बेसिकली ये दो इंस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं अलग अलग, यानी कि ये दोनों एक ही नहीं है, ये कोई एक ही वैल्यू नहीं है जो दोनों को असाइन होगी और सेम वैल्यू थी। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जब हमने ये क्रिएट किया तो पहले m के एक इंस्टेंस बना a क्लास का, और वो इंस्टेंस किससे असाइन हो गया, वो इंस्टेंस असाइन हुआ है, हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग से लिख लेते हैं, वो इंस्टेंस असाइन हो गया वेरिएबल m को, नंबर वन। इसी तरह से जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो एक नया इंस्टेंस क्रिएट हुआ है क्लास a का, और ये असाइन हो गया n को। तो इसलिए हमें किसी तौर पे भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई सेम वैल्यू थी जो इस तरह से यहाँ पे इसको असाइन कर दी गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे आप समझ लें। अब जब हम उसे ये कह रहे हैं कि क्या m और n इक्वल हैं, तो m और n इसलिए इक्वल नहीं है, यहाँ पे असर्शन फेल्ड का एरर इसलिए आ रहा है, अगर मैं ये इंस्टेंस मेथड हटा भी दूँ, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो m है, m इंडिकेट कर रहा है इस इंस्टेंस को, जबकि जो n है वो इंडिकेट कर रहा है, वो रेफरेंस दे रहा है सेकंड इंस्टेंस को, किसी और इंस्टेंस को। क्लास सेम है, ये एक अलग बात है, लेकिन दोनों अलग अलग इंस्टेंसेस हैं। तो उस सूरत में अगर हम इसको थोड़ा सा चेंजिंग करें तो फिर उस सूरत में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मसलन अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ n इज़ इक्वल टू, यानी यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ एक और हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल o,
और मैं ये कहता हूँ वेरिएबल ओ इज़ इक्वल टू वेरिएबल एम, राइट। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट मैं ये करता हूँ कि इस जगह पर एक और असर्शन हम करते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि क्या ओ और एम इक्वल हैं या नहीं। तो हमने कहा ओ डॉट इंस्टेंस, ये लें। अब हम देखते हैं क्या दो असर्शन आती हैं या कि वो पहले वाली ही हमारे पास असर्शन रहती है। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास सिंगल असर्शन आ रही है। अब सवाल यह है कि पता कैसे चलेगा ये असर्शन है या ये वाली है। तो यहाँ पे हम एक मैसेज छोटा सा डिस्प्ले करवा लेते हैं। इधर हम लिख लेते हैं एम इज़ इक्वल टू एन फेल्ड, ठीक है। और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, अगर असर्शन आती है तो उस सूरत में आएगा एम इज़ इक्वल टू ओ फेल्ड। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा दोनों में से कौन सी असर्शन फेल हुई है। जब एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखें एम इज़ इक्वल टू एन फेल्ड, इसका मतलब ये वाली जो असर्शन है ये फेल हो चुकी है। एम और एन को वो इक्वल कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि एम और एन ये दोनों अलग अलग इंस्टेंसेस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगला सवाल ये है कि ये एम डॉट इंस्टेंस मेथड इसको और ओ डॉट इंस्टेंस मेथड इनके अगेंस्ट असर्शन क्यों नहीं दे रहा। हमने तो ओ के अगेंस्ट तो हमने ए को कॉल नहीं किया। हमने सिंपल ये किया कि हमने जब लिखा वेरिएबल ओ इज इक्वल टू एम, तो इससे हुआ ये वाली लाइन जब हमने एग्जीक्यूट की है, अब इसको समझें। इस लाइन को एग्जीक्यूट करने से हमने एक लाइन लिखी जिसमें हमने कहा वेरिएबल वेरिएबल ओ इज इक्वल टू एम। तो इससे ये हुआ कि ये जो वेरिएबल ओ था, जब हमने इसको वेरिएबल ओ इज इक्वल टू एम लिखा तो वेरिएबल ओ भी उसी इंस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये सेम उसी इंस्टेंस की सारी के सारे जो फीचर्स हैं वो इसमें आके स्टोर हो गए हैं। सिर्फ किस वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमने अलग से ए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। हमने कहा वेरिएबल ओ इज इक्वल टू एम, तो यही इंस्टेंस जो एम के अगेंस्ट स्टोर है वो सेम इंस्टेंस वैल्यू, वो सेम इंस्टेंस ओ के अगेंस्ट वो इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन एम और एन ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये इक्वलिटी के हवाले से कुछ तीन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने टॉप लेवल फंक्शन को कंपेयर करके देखा और इक्वलिटी के अगेंस्ट टेस्ट करके देखा। फिर इसी तरह से हमने स्टैटिक फंक्शन की टेस्टिंग किया इक्वलिटी के अगेंस्ट, और इसी तरह से इंस्टेंस मेथड्स की हमने कंपैरिजन किया है इक्वलिटी के अगेंस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फंक्शन से रेलिवेंट जो हमें पता होना चाहिए कि किस सूरत में अगर हम इक्वलिटी ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो कोई फंक्शन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के या किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल आएगा और किस सूरत में नहीं आएगा। बाकी इसका जो लास्ट सेगमेंट है जो अभी हमने डिस्कस किया है, इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो परेशानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आगे चल के हम क्लासेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी जो वेरिएबल होता है डार्ट प्रोग्रामिंग में वो कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर रिटर्न करता है। अब जैसे देखें कि हम अगर बात करें इस वेरिएबल की टॉप लेवल फंक्शन की, तो टॉप लेवल फंक्शन बज़ाहिर तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ना यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। देखें अगर हमने यहाँ पे लिखा होता है रिटर्न ज़ीरो, फिर तो समझ आता है कि ये ज़ीरो रिटर्न कर रहा है, या मैंने यहाँ पे लिखा होता रिटर्न डॉट, फिर तो समझ आ रही है कि एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रही है। ये हम यूज़ करते रहे हैं प्रीवियस फंक्शन में। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, तो फिर वो फंक्शंस जिसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं हो रही होती, उस सूरत में क्या रिटर्न हो रहा होता है। उस सूरत में फिर ये किया जाता है कि उस फंक्शन के आखिर में खुद ब खुद रिटर्न स्टेटमेंट अपेंड कर दी जाती है, विच मीन्स कि खुद ब खुद ऐड कर दी जाती है, और जिसके अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट हम स्पेसिफाई नहीं करते तो उस सूरत में उसको रिटर्न नल की एक स्टेटमेंट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फिर उसमें ऐड होती है। इसको अगर हमने टेस्ट करना हो तो हम असर्शन के थ्रू इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर हम असर्ट करके देखें जो हमारा ये फंक्शन था टॉप लेवल फंक्शन, अगर हम कहें टॉप लेवल फंक्शन इज़ इक्वल टू नल, क्या ये नल के इक्वल है या नहीं। अगर तो देखें नल के इक्वल नहीं होगा तो उस सूरत में असर्शन आनी चाहिए। लेट्स सी, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन हम देखेंगे
ये सिंपल एजर्शन फेल्ड का एरर वही आ रहा है m इज़ इक्वल टू n वाला, जो कि लाइन नंबर 29 से आ रहा है, जबकि इस पे वो कोई एरर एजर्शन फेल्ड का एरर नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि टॉप लेवल फंक्शन में देखें हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं की, और वो रिटर्न क्या वहाँ पे क्या कह रहा है कि वो नल के इक्वल है। तो अगर मैं इसे कहूँ कि टॉप लेवल फंक्शन नल के इक्वल नहीं है, तो उस सूरत में आप देखेंगे कि एजर्शन फील्ड का एरर देगा। हम इसको दोबारा देखेंगे, टॉप लेवल फंक्शन, उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एजर्शन फील्ड का एरर एक तो ये m इज़ इक्वल टू n का आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा कमेंट करके देखें, कहीं इसकी वजह से तो नहीं है इसको स्किप कर रहा, इसको सेव नहीं किया इसने अभी तक। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सेम एरर दे रहा है हमें। इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये इज़ इक्वल टू के केस में हम यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो हमने ये चेंजिंग की है कि ये पेरेंथेसिस लिख दी है और साथ में यहाँ पे लिख दिया है नल एजर्शन फेल्ड, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए। और इसको हमने थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दिया जिसमें m और n की एजर्शन दे रहा था। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हमें आउटपुट में यहाँ पे एजर्शन फेल्ड, नल एजर्शन फेल्ड का एरर दे रहा है इसका। ये क्यों? क्योंकि हमने लिखा टॉप लेवल फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू नल, जबकि टॉप लेवल फंक्शन अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, जबकि जिसका आइडियली क्या मतलब है कि ये नल के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इक्वलिटी ऑपरेटर के ज़रिए, मैं डबल इक्वल टू नल लिख दूँ, उस सूरत में हम देखते हैं कि क्या ये वाली नल एजर्शन फेल्ड का एरर हमें एजर्शन देगा या नहीं देगा। तो अब मैंने एग्जीक्यूट किया, अब वो किसी किस्म की एजर्शन नहीं दे रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे टेस्टिंग डार्ट फंक्शन फॉर इक्वलिटी के हवाले से। नेक्स्ट सेगमेंट में हम कुछ मुख्तसर बात करेंगे इस कोड के हवाले से, और आगे चल के हम कुछ एक्सेप्शन वगैरह के हवाले से बात करेंगे, और फिर हम डिटेल में देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और किस तरह से हम क्लासेस के ज़रिए जो हमारा कोड है उसकी रीडेबिलिटी, और रीडेबिलिटी की वजह से उसकी बाद में जो डिबगिंग है और उसकी जो मैनेजमेंट है वो हम काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।